कमला क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, पहले के भांति स्वस्थ होंगे और अपने आगामी एग्जाम की तैयारी में मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज फिर हम लोग नए जोश के साथ नए चैप्टर संस्कृत साहित्य लेखिका की ओर चलते हैं, जिसका एक पार्ट आप लोगों के समक्ष जा चुके हैं। यह दूसरा पार्ट है। चलिए कंटेंट की ओर चलते हैं। अब ये सब हो चुका है, यहाँ से स्टार्ट करनी है। बोलो, बृहदारण्यक उपनिषदि बृहदारण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षयति। तो बच्चों, बृहदारण्यक उपनिषदि का संधि विच्छेद हो जाएगा, यानी इसको हम तोड़ेंगे, ये होगा बृहदारण्यक जोड़ उपनिषदि। इसका अर्थ हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक एक उपनिषद है। बृहदारण्यक एक क्या है? उपनिषद है। बृहदारण्यक एक क्या है? उपनिषद है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की षष्ठी विभक्ति लग गया अंत में, तो का के की देंगे। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी। दोस्तों, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। कौन थी? दार्शनिक रुचिमती वाली वर्णिता, मतलब वर्णित हैं। वर्णिता मतलब क्या हो जाएगा? वर्णित है। देख लीजिए, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वाली वर्णित हैं। याम मतलब जिसे, याम मतलब क्या हो जाएगा मित्रों? जिसे याज्ञवल्क्य ने, मतलब याज्ञवल्क्य कौन थे? तो याज्ञवल्क्य महर्षि हुआ करते थे, जो राजा जनक की सभा में रहते थे। राजा जनक की सभा में रहते थे। तो याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्वम मतलब आत्मतत्व की शिक्षयति मतलब शिक्षा दी है। आत्मतत्व की शिक्षा दी है, जिसे याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा दी है। मित्रों, किसे याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा दी है? तो मैत्रेयी को। किसे? मैत्रेयी को। किसी याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा दी है? मैत्रेयी को। अब बोलिए आप लोग, मैत्रेयी थी कौन? तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी हुआ करती थी। कौन हुआ करती थी? पत्नी हुआ करती थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी हुआ करती थी, जो दार्शनिक रुचिमती वाली थी। और इसे प्राचीन काल में महर्षि याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा दी थी। आत्मतत्व की शिक्षा दी थी। तो हम आशा करते हैं आप लोग इस लाइन को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा जनकस्य सभायाम, बोलो, शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकन्वी तिष्ठति अस्मा। जनकस्य मतलब क्या? राजा जनक के सभायाम, सभा में, सभायाम का अर्थ क्या हो जाएगा? सभा में। शास्त्रार्थ कुशला, शास्त्रों में कुशल। गार्गी, वाचकन्वी मतलब होता है बच्चों विदुषी।
विदुषी, क्योंकि विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? विदुषी। तो गार्गी विदुषी तिष्ठति अस्मा, मतलब रहती थी। तिष्ठति अस्मा का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? रहती थी। क्या हो जाएगा? रहती थी। तो राजा जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी विदुषी रहती थी। विदुषी रहती थी। अब यहां से एक दो ऑब्जेक्टिव निकलेगा जो VVI है आप लोगों के लिए। इस दोनों लाइन से देगा बृहदारण्यक क्या है? तो बृहदारण्यक एक उपनिषद है। बृहदारण्यक क्या है? एक उपनिषद है। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। कौन थी? याज्ञवल्क्य ने किसे आत्म तत्व की शिक्षा दी थी? तो मैत्रेयी को दी थी। बच्चों किसे दी थी? मैत्रेयी को दी थी। अब इस लाइन से ऑब्जेक्टिव निकलेगा कि राजा जनक की सभा में कौन विदुषी रहती थी? तो गार्गी रहा करती थी। कौन रहती थी? गार्गी रहती थी। कौन रहती थी? जो शास्त्रों में कुशल थी। जो शास्त्रों में क्या थी? कुशल थी। बोलो महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांता अनुशीलन प्रायः, वेदांत अनुशीलन प्रायः सुलभया वर्णनम लभ्यते, वर्णनम लभ्यते। महाभारते अपि को हम जब खंडित करेंगे तो ये हो जाएगा महाभारते जोड़पि। महाभारते जोड़ अपि। तो महाभारती इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन लग गया। तो महाभारत में अपि मतलब भी, महाभारत में भी जीवन पर्यंतम, जीवन भर, जीवन भर वेदांत अनुशीलन प्राय, वेदों का अनुशीलन करने वाली, वेदों का अनुशीलन करने वाली। सुलभया मतलब होता है आसानी से, वर्णनम मतलब वर्णन, लभ्यते मतलब मिलते हैं, लभ्यते मतलब मिलते हैं। कैसे? महाभारत में भी जीवन भर वेदों का अनुशीलन करने वाली, वेदों का अनुशीलन करने वाली का वर्णन आसानी से मिलते हैं, का वर्णन आसानी से क्या होते हैं? मिलते हैं। वेदों का अनुशीलन करने वाली का वर्णन क्या होता है? आसानी से मिलते हैं। बच्चों किसमें? तो महाभारत में। किसमें? महाभारत में। किसमें मिलते हैं? महाभारत में मिलते हैं। तो यहां तक समझ गए होंगे। चलिए एक बार इसका केवल हिंदी बता देते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमति वाली वर्णित हैं, जिसे महर्षि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। राजा जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी विदुषी रहती थी। महाभारत में भी जीवन पर्यंत या जीवन भर वेदों का अनुशीलन करने वाली का वर्णन आसानी से मिलते हैं, का वर्णन आसानी से मिलते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसका हिंदी अर्थ की ओर हम चलते हैं। किसी बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमति के रूप में या दार्शनिक रुचिमति वाली के रूप में वर्णित हैं। क्या है? वर्णित हैं, जिसे याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा दी थी या देते थे। जनक की सभा में शास्त्रार्थ में कुशल गार्गी विदुषी, गार्गी नामक विदुषी रहती थी। महाभारत में भी वेदों के सतत और गंभीर अभ्यास करने वाली, वेदों का सतत व गंभीर अभ्यास करने वाली स्त्रियों की वर्णन आसानी से मिलते हैं, आसानी से मिलते हैं। किसमें बच्चों? तो महाभारत में। किसमें? महाभारत में। जीवन भर
वेदों के सतत मतलब होता है लगातार और गंभीर ढंग से अभ्यास करने वाली स्त्रियों की वर्णन आसानी से मिलते हैं। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत संभवतः नहीं होना चाहिए। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं हम लोग। इस वृदारण्य की क्या है तो अभी बताया, आप लोग कमेंट्स करके इनका आंसर देंगे। वृदारण्य एक उपनिषद है। वृदारण्य क्या है? एक उपनिषद है। उसके बाद है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? कौन थी? यहां पे होना चाहिए थी। वृदारण्य याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? यहां पे कौन होगा? मैत्रेयी। कौन होगा? मैत्रेयी होगा। कौन होगा? मैत्रेयी। बोलो, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी? तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य की शिक्षा दी। अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी? आत्म तत्व की। राजा जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल विदुषी कौन रहती थी? कौन रहती थी? तो कौन रहती थी बच्चों? गार्गी रहा करती थी। कौन रहा करती थी? गार्गी। महाभारत में भी वेदों का सतत और गंभीर अभ्यास करने वाली या गंभीर अभ्यास कौन करती थी? कौन करती थी? स्त्रियां। कौन? स्त्रियां। फिर से एक बार बोल दो, वृदारण्यक क्या है? तो बच्चों उपनिषद है। क्या है? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। कौन थी? याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी? तो मैत्रेयी को दी थी। राजा जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल विदुषी कौन रहती थी? तो गार्गी रहती थी बच्चों। कौन रहती थी? गार्गी। इसको ध्यान से देखना, काफी वीवीआई है ये। ऑब्जेक्टिव चैप्टर से इन्हीं सबसे पूछा जाता है। महाभारत में भी वेदों का सतत और गंभीर अभ्यास करने वाली कौन रहती थी? तो स्त्रियां रहती थी। कौन रहती थी? स्त्रियां। आशा करते हैं कि आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। आगे है एक स्टेप, इसको पढ़ते हैं ठीक से। बोलिए, लौकिक संस्कृत साहित्य। लौकिक संस्कृत साहित्य। बोलिए, लौकिक संस्कृत साहित्य। प्रायेण चत्वारिंशत् कवित्रीणाम, चत्वारिंशत् कवित्रीणाम सार्धशतम पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। तासु विजयंका प्रथम कल्पा वर्तते। वर्तते क्या? लौकिक संस्कृत साहित्य में, ये प्राचीन की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे लौकिक संस्कृत साहित्य में, लौकिक संस्कृत साहित्य की बात की जा रही है। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायेण मतलब प्रायः या लगभग, चत्वारिंशत् मतलब होता है बच्चों 40। कितना होता है? 40। कवित्री नाम मतलब कवित्रियों की, 40 कवित्रियों की सार्ध, सार्ध का मतलब होता है आधा, सत मतलब होता है 100। तो 100 और आधा 100 मतलब कितना हो जाएगा? 150। कितना हो जाएगा? 150। मतलब हम लिख सकते हैं 150 इनको। 150 पद्यानी। पद्यानी मतलब होता है पद। पद्यानी मतलब क्या होता है? पद्य। अस्फुट रूपेण, अस्फुट मतलब होता है अस्पष्ट। रूपेण मतलब रूप से, स्पष्ट रूप से। इतस्ततो मतलब इधर उधर। इतस्ततो का मतलब क्या हो जाएगा? इधर उधर।
लभ्यन्ते मतलब मिलते हैं, लभ्यन्ते मतलब मिलते हैं। कह रहे लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों की 150 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर मिलते हैं। किस साहित्य में बच्चों? तो लौकिक संस्कृत साहित्य में। किसमें? लौकिक संस्कृत साहित्य में। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों की? तो 40 कवित्रियों की। कितने कवित्रियों की बच्चों? 40 कवित्रियों की। कितने पद? 150 पद। कितने पद? 150 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर मिलते हैं। चलिए एक बार फिर इस लाइन का केवल हिंदी अर्थ जान लेते हैं हम लोग। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः, या यहाँ पे हम लगभग भी लगा सकते हैं, 40 कवित्रियों की 150 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर मिलते हैं। स्पष्ट रूप से इधर उधर मिलते हैं। कोई दिक्कत संभवतः नहीं होना चाहिए। तासु मतलब उनमें, तासु मतलब क्या हो जाएगा? उनमें विजयंका, विजयंका प्रथम कल्पा मतलब प्रथम स्थान प्राप्त की थी। मतलब उनमें मतलब किसमें? इन 40 कवित्रियों में विजयंका प्रथम कल्पा थी। मतलब विजयंका उन 40 कवित्रियों में प्रथम स्थान प्राप्त की थी। बोलो सा च श्याम वर्णा सीदिति, श्याम वर्णा सीदिति पद्येनानेन स्फुटी भवति, स्फुटी भवति। सा मतलब क्या होता है? तो सा मतलब वह होता है। किसके लिए बच्चों? तो स्त्रीलिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्त्रीलिंग के लिए। चौ मतलब और, जो हमको एक शब्द पहले हिंदी में प्रयोग करना है यहाँ पे। कैसे? और वह श्याम वर्ण सीदिति, इसको अगर हम खंडित करेंगे तो ये होगा श्याम वर्ण जोड़ आसित, श्याम वर्ण जोड़ आसित जोड़ इति, श्याम वर्ण जोड़ आसित जोड़ इति। श्याम वर्ण की आसित मतलब थी, इति मतलब ऐसा, मतलब विजयंका श्याम वर्ण की थी। जैसे रंग की बात है तो गोरा, श्यामला और काला होते हैं लोग, तो विजयंका उसमें से श्यामली रंग की थी। किस रंग की थी? श्यामली। जो इस वाक्य ये थी, जो इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि वह और वह श्याम वर्ण की थी, ऐसा पद्येनानेन, पद्येनानेन, पद्येनानेन का संधि विच्छेद होगा पद्येन जोड़ अनेन, पद्येन जोड़ अनेन। पद्येन मतलब पद के द्वारा या पद से, अनेन मतलब हो जाएगा इससे। अब दोनों में से नहीं लगाना है, कॉमन ले लेते हैं, पद्य से। पद्य से स्फुटी भवती मतलब स्पष्ट, भवती मतलब होता है। जो ये पद नीचे लिखा हुआ है, इस पद से स्पष्ट होता है कि विजयंका श्याम वर्ण की थी। किस वर्ण की थी बच्चों? श्याम वर्ण की। कैसे? और वह श्याम वर्ण की थी, ऐसा इस पद से स्पष्ट होता है। इस पद से मतलब जो नीचे लिखी हुई ये पद है, इस पद से स्पष्ट होता है। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इस लाइन को। बोलो नीलो, तो नीलोत्पल दल श्यामाम, नीलोत्पल उत्पल दल श्यामाम विजयंकाम जानता, विजयंकाम जानता वरिथेव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, वरिथेव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, वरिथेव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती।
नीलोत्पल दल श्यामाम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नील जोड़ उत्पल, नील जोड़ उत्पल जोड़ दल जोड़ श्यामाम। देखो नील उत्पल, नील मतलब होता है रंग विशेष, नील यहां पे रंग विशेष है। उत्पल मतलब होता है कमल, दल मतलब हो जाएगा पंखुड़ियों, और श्यामाम मतलब हो जाएगा वर्ण। श्यामाम मतलब क्या हो जाएगा? वर्ण। कह रहे नील कमल के पंखुड़ियों के समान श्याम वर्ण वाली, नील कमल के पंखुड़ियों के समान श्याम वर्ण वाली। अब पंखुड़ी क्या होता है मित्रों? तो जिस पर फूल खिलते हैं, जो फूलों के आधार होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पंक्ति हम कहते हैं पंखुड़ी, और अपनी भाषा में उसको कहते हैं फूल के ढेरी कहे छे। जे फूल के कथी छे? ढेरी। अक्सर हम लोगों के यहाँ कोका खिलते हैं भाद्रव मास में, और माँ और जब घास और के लिए जाया करती है तो उधर से कोका लाती थी और अभी भी लाती हैं, और हम लोग उसे ब्रेचाओं से क्या करते हैं? तो उनका माला बनाकर पहनते थे, और माला टूटने के उपरांत हम उनके फूल को, जो फूल खिले हुए होते हैं, उनको हटा करके उसके नीचे पंखुड़ियों में मरवा दाना के समान कुछ होता है, बीज के समान, और उसको खाते हैं। उसको क्या करते हैं? खाते थे और खाते हैं अभी भी। तो वही तरह नील कमल के पंखुड़ियों के समान श्याम वर्ण वाली विजयंकाम, मतलब विजयंका को जानता मतलब जानो। नील कमल के समान, नील कमल के पंखुड़ियों के समान श्याम वर्ण वाली विजयंका को जानो। वृथेव, वृथेव मतलब होता है वृथा, वृथेव का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगर इसको खंडित करेंगे तो ये होगा वृथा जोड़ एव, वृथा जोड़ एव। वृथा मतलब होता है व्यर्थ, एव मतलब होता है ही, कैसे? व्यर्थ ही। दंडिना, महर्षि दंडी के द्वारा, महर्षि दंडी के द्वारा। प्रोक्ता मतलब कही गई है, प्रोक्ता मतलब क्या होता है बच्चों? कही गई है। सर्व शुक्ला, सर्व मतलब होता है सबसे, शुक्ला मतलब सुंदर, सरस्वती। कैसे? व्यर्थ ही सबसे सुंदर सरस्वती को कही गई है, व्यर्थ ही सबसे सुंदर सरस्वती को कही गई है। इस पद का एक बार फिर से केवल अर्थ जानते हैं हम लोग। कैसे? नील कमल के पंखुड़ियों के समान श्याम वर्ण वाली विजयंका को जानो। व्यर्थ ही महर्षि दंडी के द्वारा, व्यर्थ ही महर्षि दंडी के द्वारा सरस्वती को सबसे सुंदर कही गई है, सरस्वती को सबसे सुंदर कही गई है। आशा करते हैं कि आप लोग इस पद को या श्लोक को ठीक से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार कमेंट्स करके आप लोग हमें बताइएगा, ठीक है? तो चलिए चलते हैं इनके हिंदी व्याख्या या हिंदी अर्थ की ओर। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों की 150 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर मिलते हैं। उनमें विजयंका प्रथम कल्प है या कल्पा है, और वह श्याम वर्ण की थी। ऐसा इस पद मतलब निम्नलिखित ये जो पद हैं, इस पद से स्पष्ट होता है। कहा जाता है कि नील कमल की पंखुड़ियों के समान श्याम वर्ण वाली विजयंका को जानो। दंडी द्वारा व्यर्थ ही सरस्वती को सबसे सुंदर कही गई है। दंडी द्वारा व्यर्थ ही सबसे सुंदर किसे कही गई है? सरस्वती को। तो चलिए मित्रों, इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव है,
इनको सॉल्व कर लेते हैं अब हम लोग सब मिलके। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का पद स्पष्ट रूप से इधर उधर मिलते हैं? तो कितने लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का पद स्पष्ट रूप से इधर उधर मिलते हैं? तो 40 कवित्रियों के। कितनी कवित्रियों के? 40। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे फॉल्ट है, ये यहाँ पे 40 होंगे, मिस्टेक किए हुए हैं, टाइपिंग मिस्टेक है, यदि आंसर ही मिस्टेक किया है इसको। यहाँ पर विजयंका किस वर्ण की थी? बताओ मित्रों। तो श्याम वर्ण की। अभी तुरंत पद में हम जाने हैं, तो श्याम वर्ण की। किस वर्ण की? श्याम वर्ण की। दंडी द्वारा किसे सबसे सुंदर कही गई है? सरस्वती को। किसे? सरस्वती को सबसे सुंदर कही गई है। चलिए देखते हैं सबका आंसर क्या है। इसको कट कर लेते हैं, ये 40 होंगे। श्याम वर्ण की, सरस्वती को। ठीक है, कोई दिक्कत? संभवतः नहीं होना चाहिए, हो तो फिर कमेंट्स कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। बोलिए, तस्याह कालः अष्टम शतकम इति अनुमीयते। अष्टम शतकम इति अनुमीयते। तस्या मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। कालः मतलब होता है समय, उसकी समय। अष्टम शतकम इति अनुमीयते का संधि विच्छेद हो जाएगा, इसको हम तोड़ेंगे तो होगा अष्टम जोड़ शतकम जोड़ इति जोड़ अनुमीयते। जोड़ अनुमीयते। अष्टम मतलब हो जाएगा 8वीं, शतकम मतलब होगा सदी या शताब्दी, इति मतलब ऐसा, अनुमीयते मतलब अनुमान किया जाता है। कैसे? उसकी समय या लगभग उसकी समय 8वीं शताब्दी या अनुमानतः 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में अनुमान किया जाता है कि उसकी समय 8वीं शताब्दी थी। 8वीं शताब्दी या 8वीं सदी थी। बोलो, चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादितस्य राज्ञी विजय भट्टारिके विजयंका इति बहवो मन्यते। चालुक्य वंशीयस्य मतलब चालुक्य वंश की, चालुक्य वंश की। चंद्रातीतस्य मतलब चंद्रादित्य की, चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की। रागई मतलब होता है बच्चों रानी। रागई का मतलब क्या होता है बच्चों? रानी। विजय भट्टारिकेव, इसको जब हम तोड़ेंगे ये हो जाएगा विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका जोड़ एव। किसी विजय भट्टारिका एव मतलब ही, विजय भट्टारिका ही विजयंका थी। इति मतलब ऐसा, बहवो मतलब बहुतों, बहवो मतलब बहुतों विद्वानों के द्वारा, मन्यन्ते मतलब मानी जाती है, मानी जाती है। किसी चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयंका थी, विजयंका थी, ऐसा बहुतों विद्वानों के द्वारा मानी जाती है। बहुतों विद्वानों के द्वारा क्या की जाती है? मानी जाती है। बहुतों विद्वानों के द्वारा क्या की जाती है? मानी जाती है। अब बोलो, चालुक्य वंश के शासक कौन हुआ करते थे? चंद्रादित्य या चंद्रादित्य।
राजा किस वंश के शासक थे? तो चालुक्य वंश के शासक थे बच्चों। किस वंश के शासक थे? अब दूसरी ऑब्जेक्टिव इससे पूछ सकता है कि चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो विजय भट्टारिका। कौन थी? विजय भट्टारिका। तीसरा ऑब्जेक्टिव इससे ये बनने वाली है, पूछेगा कि विजय भट्टारिका बहुतों विद्वानों के द्वारा मानी जाती है कि विजय भट्टारिका ही कौन हुआ करती थी? विजयंका। कौन हुआ करती थी? विजयंका। जो हम इससे पहले के पद में हम विजयंका के विषय में कुछ जाने हैं, तो ये लोगों विद्वानों का अनुमान है कि विजय भट्टारिका ही विजयंका थी, जो चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी हुआ करती थी। और यह कौन सी समय की बात है? लगभग 8वीं सदी की बात है। कौन सदी की बात है? 8वीं सदी की बात है मित्रों। किस सदी की बात है? यहां तक समझ गए या नहीं समझे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। बोलो, किंच शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भाद्रांबा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीयाः संस्कृत लेखिकाः स्वस्फुट पद्यैः प्रसिद्धा। किंच का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? तो किंच का संधि विच्छेद हो जाएगा कि मोहलंत जोड़ च। और कुछ यहाँ पे किम का अर्थ से क्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम कुछ देंगे। और कुछ शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भाद्रांबा प्रभृत्यों मतलब इत्यादि। प्रभृत्यों का अर्थ क्या हो जाएगा मित्रों? तो इत्यादि हो जाएगा। दक्षिण भारतीय मतलब दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका, संस्कृत लेखिकाओं। स्व मतलब अपने, स्फुट मतलब स्पष्ट, पद्ये मतलब पदों के द्वारा, अपने स्पष्ट पदों के द्वारा, प्रसिद्धा मतलब प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्धा मतलब क्या है? प्रसिद्ध हैं। जैसे और कुछ शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भाद्रांबा इत्यादि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं अपने स्पष्ट पद के द्वारा प्रसिद्ध हैं। अपने स्पष्ट पद के द्वारा क्या है? प्रसिद्ध है। अपने स्पष्ट पद के द्वारा क्या है? प्रसिद्ध है। कोई दिक्कत? यहां से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, फिर देगा दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन कौन थी? तो हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भाद्रांबा इत्यादि। राम भाद्रांबा इत्यादि। तो यहां तक समझे या नहीं समझे? और समझ गए होंगे तो कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक ना? एक बार ऐसे करते हैं, इसको फिर से हिंदी अर्थ बता देते हैं। जैसे अनुमानतः उसकी समय 8वीं सदी थी। चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयंका थी, ऐसा बहुतों विद्वानों के द्वारा मानी जाती है। और कुछ शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भाद्रांबा इत्यादि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं अपने स्पष्ट पद से प्रसिद्ध हैं। अपने स्पष्ट पद से क्या है बच्चों? प्रसिद्ध है। चल चलते हैं इसका हिंदी अर्थ की ओर क्या दिया हुआ देख लेते हैं। देखो, उसका समय या काल लगभग 8वीं सदी अनुमान किया जाता है, या अनुमानतः ऐसे भी कह सकते हैं कि अनुमानतः उसका समय 8वीं सदी है या 8वीं सदी थी। चालुक्य वंश के राजा या शासक चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयंका थी, ऐसा बहुतों शास्त्रकारों या विद्वानों के द्वारा मानी जाती है। और कुछ शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भाद्रांबा इत्यादि दक्षिण भारतीय लेखिकाओं अपने स्पष्ट पद से प्रसिद्ध है।
अपने स्पष्ट पद से बच्चों क्या है, प्रसिद्ध हैं। आशा करते हैं कि इस स्टेप को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं इनकी ऑब्जेक्टिव की ओर, देखते हैं क्या सब है ऑब्जेक्टिव में। बोलिए, आप लोग आंसर दीजिए कमेंट्स करके। चालुक्य वंश के शासक कौन कौन थे? तो चालुक्य वंश के शासक कौन थे? चंद्रादित्य। कौन थे? चंद्रादित्य। कौन थे बच्चों? चंद्रादित्य थे। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका थी। कौन थी दोस्तों? विजय भट्टारिका। बोलो, शास्त्रकारों के द्वारा किसे विजयंका मानी जाती थी? शास्त्रकारों के द्वारा किसे विजयंका मानी जाती थी? तो बोलो बच्चों, किसे? विजय भट्टारिका को। किसे मानी जाती थी? विजय भट्टारिका को। शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भाद्रांबा इत्यादि कहाँ की लेखिका थी? तो बच्चों कहाँ की थी? दक्षिण भारत की। कहाँ की थी? दक्षिण भारत की लेखिका थी। कहाँ की थी? एक बार फिर से ऑब्जेक्टिव देख लो। चालुक्य वंश के शासक कौन थे? तो चंद्रादित्य थे बच्चों। कौन थे? चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका थी। कौन थी? शास्त्रकारों के द्वारा किसे विजयंका मानी जाती थी? विजय भट्टारिका को। किसे विजयंका मानी जाती थी? विजय भट्टारिका को। शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भाद्रांबा इत्यादि कहाँ की लेखिका थी? दक्षिण भारत की लेखिका थी। कहाँ की थी लेखिका? दक्षिण भारत की। ठीक है मित्रों, तब आज हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए गए लाइन बाय लाइन संस्कृत व उनके संधि विच्छेद, शब्दार्थ और हिंदी व्याख्या को समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। अगली क्लास में इससे बेटर करने का प्रयास करेंगे। अगर और डिटेल्स में जाना हो तो आप लोगों को अन्य वीडियो में भी हम इस वेबसाइट के विषय में बताए हैं और आज भी बता रहे हैं कि आप लोग कमला क्लासेज को विजिट कीजिए। या तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, या नहीं तो आप लोग डायरेक्ट गूगल या क्रोम से इसे सर्च करके आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जा करके इनको विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी समझ आई हो, तो आप लोग कमेंट्स और एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के पास भी इनको शेयर कर दीजिएगा। एक शेयर कर सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में फिर।